स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एसएससीएमटीएस जीके जीएस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं जो एसएससीएमटीएस में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। अब भीमराव अम्बेडकर की बात आई है तो इनका बात कर लेते हैं। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, इनका जो आपका जन्म हुआ है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू नगर, सैन छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन ये रामजी मोलाजी सकपाल भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। इनका परिवार जो था कबीर पंथ के मानने वाला मूल रूप से मराठी था, जो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबे डवे गांव के निवासी थे। ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के भी बारे में बात करते हैं। इनकी एक पुस्तक थी द बुद्धा एंड हिज धामा, और एक पुस्तक थी द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। एक और बहुत फेमस पुस्तक है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश। एक और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करके ये पुस्तक है। तो चलिए ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं महात्मा गांधी, जो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिया गया है महात्मा गांधी। इनके बारे में भी बात करते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हें 9 पुस्तकें लिखी थी अपने जीवन में। कुल 9 पुस्तकें लिखे हैं, जो 9 पुस्तक जो फेमस है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला इनका पुस्तक था सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। दूसरा पुस्तक थी मेरी जीवन कथा। तीसरा पुस्तक थी हिंद स्वराज। चौथा पुस्तक थी ग्राम स्वराज। पांचवा पुस्तक थी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। छठा पुस्तक थी मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। सातवां पुस्तक थी गीता बोध। आठवां पुस्तक थी बापू की सीख। और आपका 9वां जो पुस्तक था राम नाम, याद रखिएगा। अब इसमें तीसरा ऑप्शन भी एक है, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था आपका 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू था और माताजी का नाम कमला नेहरू था। अगर बात करें इनके जीवन का तो 1966 से 1977 के बीच ये लगातार 3 पारी के लिए भारत के प्रधानमंत्री रही, और उसके बाद चौथी पारी के लिए 1980 से 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री बनी रही, और 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। तो ये भारत के प्रथम महिला और एकमात्र प्रधानमंत्री रही है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, माय ट्रूथ और एक पुस्तक थी इंटरनल इंडिया। ये 2 पुस्तक अपने जीवन में लिखे हैं, ये बातें याद रखिएगा। चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बात करते हैं तो ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब बात करते हैं कि 6 बार ये कांग्रेस का अध्यक्ष कब कब रहे हैं। तो देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन में रहे। उसके बाद आपको 1936 में लखनऊ अधिवेशन में रहे। 1937 फैजपुर अधिवेशन में रहे। 1951 आपके दिल्ली अधिवेशन में रहे। 1953 आपके हैदराबाद अधिवेशन में रहे। और 1954 आपका कल्याणी अधिवेशन में रहे, याद रखिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, वो आपका हुआ था 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। ये बात इलाहाबाद में ही इनका भी जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा। इनके कुछ पुस्तक हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जो आप लोग को याद रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ पुस्तकें लिखी है जिनका नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी एक पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरी पुस्तक थी एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ वर्ल्ड लेटर्स। और एक पुस्तक थी लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू अ बर्थ। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो आप लोगों को याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं
कि श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपके तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए तमिलनाडु की ये प्रसिद्ध मंदिर है। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु में और कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, तो उनके बारे में भी बात कर देते हैं। तो देखिए तमिलनाडु में और भी प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है रामानाथ स्वामी मंदिर, नटराज मंदिर, कपालीश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, काम्बेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मोनोलिथिक मंदिर, कुमारी अम्बा मंदिर, पुरी स्वर्ण मंदिर, बालम मुरीगन मंदिर। ये सब आपके तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से मंदिर है। तो राजस्थान के भी कुछ मंदिर हैं, जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर अजमेर में है, जहाँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। दूसरा एक है खाटू श्याम जी मंदिर जो सीकर जिला में है स्थित है, जो कृष्ण देवता के लिए प्रमुख है। तीसरा एक मंदिर है हर्षनाथ मंदिर, वो भी सीकर जिला में ही है। और एक और मंदिर है कैला देवी मंदिर, ये भी आपको करेली जिला में है, याद रखिएगा। अब मणिपुर के एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका याद रखिएगा, श्री गोविंद जी मंदिर, जो राजधानी इम्फाल में स्थित है। आंध्र प्रदेश के अगर मंदिर की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर, कनक दुर्गा मंदिर, श्री शैलम मंदिर, रंगनाथ मंदिर, मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर। ये आपके आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की और चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कथक, उड़ीसी, सत्रिया और मणिपुरी। तो ये राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसी, उड़ीसी से इनका संबंध है। अब बात करते हैं कि उड़ीसी नृत्य जो है वह उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और कौन कौन से और व्यक्ति हैं जो उड़ीसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए अद्या कटिकार ये भी हैं उड़ीसी नृत्य के लिए, मोहन महापात्रा ये भी आपके उड़ीसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं, पंकज चरण दास ये भी आपके उड़ीसी नृत्य के लिए जाते हैं, और हरे कृष्णा बेहरा ये भी आपके उड़ीसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं, मैधार रावत ये भी आपके उड़ीसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं, और सोनल मान सिंह ये भी आपके उड़ीसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि कथक, कथक जो नृत्य है, कथक नृत्य के लिए कौन कौन से जाने जाते हैं? तो कथक जो नृत्य है ये उत्तर भारत का नृत्य है दोस्तों माना जाता है। और इसके जो व्यक्ति हैं संभा महाराज, लच्चू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा और सितारा देवी भी ये कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं मणिपुरी जो नृत्य है इसके लिए कौन व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध हैं? तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं, नाल कुमार सिंह ये भी आपके मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं, और जवेरी सिस्टर्स ये मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं या संबंधित हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलवीरा, कालीबंगा। इसका राइट आंसर दोस्तों है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका लरकाना जिला जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी साहब ने किया था, R.D. बनर्जी साहब ने किया था। और ये जो लोथल मोहनजोदड़ो जो आपका है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अब मोहनजोदड़ो से कुछ कुछ वस्तु प्राप्त हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ नटराज की मूर्ति जो शिव के समर्पित है ये मिला था। भारत का सबसे पुराना नृत्य कला शिव तांडव भी यहीं से खोज हुआ था। एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला, एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है मोहनजोदड़ो से। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कांसे की बनी हुई मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति शिव जी की आपके मोहनजोदड़ो से ही मिली है। देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन है आपका लोथल। लोथल के बारे में अगर बात करें तो लोथल एक गुजरात में स्थित है। इसका खोज 1955 ईस्वी में आपके S.R. राव ने किए थे, S.R. राव जी ने किया था। ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे। ये किस लिए फेमस था? तो ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था और ये सभ्यता का वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है।
अब तीसरा जो ऑप्शन आपका है धौलाधर, धौलवीरा। धौलवीरा जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1990 ईस्वी में हुआ था। ये भी भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। और इसके खोज करने वाले व्यक्ति थे RS बिस्त, याद रखिएगा। चलिए अगले जो ऑप्शन है इसमें कालीबंगा। कालीबंगा आपके गुजरात में नहीं, राजस्थान में पाया जाता है। कालीबंगा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में आपका स्थित है, याद रखिएगा। और इसका खोज 1953 ईस्वी में किया गया था और ये आपका घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और ये जो खोज करने वाले व्यक्ति थे ये घोष, ये घोष इनको खोज किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, 1931, 1929, 1935, 1933। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, 1929 में आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। अब बात करते हैं 1929 में, तो ये 31 दिसंबर 1929 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में एक और बात मांगी गई थी, पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी। 1931 में अगर बात किया जाए तो 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1935 की अगर बात किया जाए तो 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 को सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। और इसी समय आपका बर्मा को विभाजित किया गया था, याद रखिएगा। अगर 1933 की बात किया जाए तो 1933 में भारत में कोलकाता और ढाका के बीच पहला विमान सेवा की शुरुआत की गई थी। और 1933 में ही खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला का जन्म हुआ था। और 1933 में ही महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत किए थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोंचा महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में आपका छाऊ महोत्सव मनाया जाता है। छाऊ महोत्सव आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। झारखंड में अगर कहा जाता है सरहुल, सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। अगर कर्नाटक की बात किया जाए तो यहाँ मैसूर दशहरा, मैसूर दशहरा आपका मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर कि चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेथनोइक अम्ल आपके चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपके दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपके फलों और सब्जियों और फलों और कोकाऊ नट्स बीज में पाया जाता है, याद रखिएगा। और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में आपके हो गए, संतरा में या खट्टे फलों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्यूज, एलिमेंट, सेल, स्विच। इसका राइट आंसर है एलिमेंट कहलाते हैं। तो देखिए नाइक्रोम के तार का बना होता है हीटर, हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध आपका 100 माइक्रोन ओम मिलीमीटर होता है, याद रख सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। और इसका जो गलनांक होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। और ये जो नाइक्रोम आपको बना होता है वो निकेल और क्रोमियम से मिलके बना होता है, जो अचुंबकीय पदार्थ होता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, A R रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? 1, 4, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2। A R रहमान जी ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। A R रहमान को 6 बार नेशनल नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और 15 इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड 15 इनको मिला है। अब बात करते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार है क्या। ग्रैमी पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार क्या होता है, तो ग्रैमी पुरस्कार आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे? संगीत के क्षेत्र में। तो ये आप मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के पहचान करने के लिए दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो आपका 4 मई 1959 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई है। ग्रैमी पुरस्कार प्रथम बार भारतीय जो थे जिनको मिला था तो सितार वादक पंडित रविशंकर को मिला है। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी तानवी शाह,
ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की और चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? 2004, 1997, 1986, 2002। इसका राइट आंसर दोस्तों है 2002 में आपको इसको जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था और इसको आपको 21 के ए अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये लोग अब बातें याद रखिएगा। चलिए अगली जो प्रश्न है कि खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? बसंत ऋतु, सर्दी ऋतु, पतझड़, वर्षा। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो बताएगा हम उसको आगे जो भी होगा उसको हम पर्सनली व्हाट्सअप नंबर उसमें मेंशन करेगा, उसको मैं पीडीएफ या पर्सनली हम उसके व्हाट्सअप नंबर पर भेजूँगा। तो चलिए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर आप लोग दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।